हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 25 ऑफ दिसंबर 2020 के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज 25 ऑफ दिसंबर है और आज क्रिसमस है और साथ में आज एक गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, गुड गवर्नेंस डे स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की डेथ एनिवर्सरी, आई एम सॉरी, बर्थ एनिवर्सरी पर। ठीक है, तो डेथ एनिवर्सरी किसी और एक महापुरुष है उनकी है, तो वो भी हम देखेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के एक जो काम है, मतलब एक लेक्चर में कवर नहीं हो सकते हैं, बट फिर भी हम ब्रीफली देखेंगे जो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव थे। तो सबसे मेन है गुड गवर्नेंस डे, जो सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया 2014 से। ठीक है, 2014 से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सुशासन दिवस। ठीक है, गुड गवर्नेंस डे ऑब्जर्व्ड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, 25 ऑफ दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अब जो है इसमें 8 गुड गवर्नेंस इंडेक्स GGI भी पब्लिश होती है, जो कल के न्यूज़पेपर में हमको देखने को मिलेगी। उसकी की फाइंडिंग्स क्या है वो कल हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये किस तरीके से पब्लिश होती है और क्या क्या इसमें इंडिकेटर्स होते हैं वो हम आज देख लेते हैं। ठीक है, तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ GGI आर प्रोवाइड करना क्वान्टिफाइबल डेटा टू कंपेयर द स्टेट ऑफ गवर्नेंस इन ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। और स्टेट्स और यूटीज़ को एक तरह से उनके लिए मतलब इम्प्लीमेंट करना सूटेबल स्ट्रैटेजीज, ताकि वो गवर्नेंस को क्या करें, इम्प्रूव कर सकें, है ना, अपने अपने स्टेट में। और रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच रखनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में। शिफ्ट किस में होना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड। अब ये किस तरीके से कैलकुलेट होती है, तो 10 सेक्टर्स को कंसिडरेशन में लिया जाता है। 10 सेक्टर में ये आते हैं: एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यूटिलिटीज़, इकोनॉमिक गवर्नेंस, सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट, जुडिशियल एंड पब्लिक सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट एंड सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। ठीक है, अब इसमें भी 50 जो इंडिकेटर होते हैं फर्दर मेजर किया जाता है और इनको डिफरेंट वेटेज दिया जाता है। ठीक है, तो यूटीज़ और जो स्टेट होते हैं वो 3 ग्रुप में डिवाइड होते हैं। पहले में आते हैं आपके बिग स्टेट, देन नॉर्थ ईस्ट स्टेट, देन हिल स्टेट्स। ठीक है, और यूनियन टेरिटरीज। तो इस तरीके से ये कैलकुलेट होती है। देन अटल बिहारी वाजपेयी जो थे ऑरेटर, स्टेट्समैन, पॉलिटिशियंस एंड पोएट, पास्ड अवे इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इन न्यू दिल्ली, है ना। तो ये प्राइम मिनिस्टर रहे थे 1996 में एंड 1998 टू 1999 और 1999 से 2004 के बीच में। ठीक है, तो दिसंबर 25 1924 को ग्वालियर में बॉर्न हुए थे एंड 10 टाइम इलेक्टेड 10 टाइम्स टू द लोकसभा फ्रॉम 4 डिफरेंट स्टेट, है ना, 4 डिफरेंट स्टेट से ये 10 टाइम्स मतलब ये इलेक्ट हुए थे लोकसभा के लिए, एंड ट्वाइस अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। और इनको अवार्ड किया गया था इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न 2015 में। और गुड गवर्नेंस डे हम ऑलरेडी देख चुके हैं। 1992 में पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला था, है ना। फ्यू फ्लैगशिप इनिशिएटिव की बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान है। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान के बारे में आप सभी जानते हैं। दूसरा जो है प्रवासी भारतीय दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2003 से हम सेलिब्रेट करते हैं इसे, प्रवासी भारतीय दिवस को। 1915 को पता है कि जनवरी 9 को ये क्यों सेलिब्रेट किया गया है ना, हर साल जनवरी 9 को सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी रिटर्न आए थे साउथ अफ्रीका से इंडिया में 1915 को, 9 जनवरी को। दैट इज़ वाई इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 9 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस। तो ये इनिशिएटिव अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम से शुरू हुआ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसके अलावा अगर हम डेथ एनिवर्सरी की बात करें तो आज ये भी बर्थ एनिवर्सरी ही है, पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तो इनकी 159th बर्थ एनिवर्सरी है ना, डेथ एनिवर्सरी नहीं है किसी की आज शायद। सो 25 दिसंबर 2020 को 159th बर्थ एनिवर्सरी है किसकी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी की। और ये फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर थे और प्रेसिडेंट ऑफ INC 4 ओकेजन्स में रहे हैं एंड ही वाज अवार्डेड भारत रत्न। तो इनको भी भारत रत्न पोस्टथमसली, मतलब मृत्यु के उपरांत ये मिला 2014 में। एंड ही वाज द एडिटर ऑफ हिंदी मैगजीन हिंदुस्तान। ठीक है, हिंदुस्तान के ये एडिटर थे एंड ये एडिटर ऑफ द इंडियन ओपिनियन 1889 में ये बने थे इसके एडिटर। और इन्होंने हिंदी वीकली भी शुरुआत की थी, अभ्युदया, एंड इंग्लिश डेली लीडर, हिंदी न्यूज़पेपर मर्यादा। ठीक है, तो ये सब इन्होंने किया था। और इनकी जो फाउंडिंग थी, इंस्ट्रूमेंटल फाउंडिंग, वो थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में। और ये इसके 1939 में वाइस चांसलर भी बने थे। ही वॉज अपोज टू सेपरेट इलेक्टोरेट्स टू मुस्लिम्स एंड लखनऊ पैक्ट। और ये खिलाफत मूवमेंट के अगेंस्ट में थे। और पार्टिसिपेंट भी इन्होंने किया था, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1931 में। ठीक है, और मुझे आप ये बता सकते हो कि जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, सेकंड और थर्ड है, तो मतलब किस में महात्मा गांधी
ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, या कांग्रेस का किसका पार्टिसिपेशन था, है ना, वो आप एक बार आज पढ़ सकते हो डिटेल में हिस्ट्री एंड ये सारी चीज़ें. ही ऑल्सो फाउंडेड द ऑर्गेनाइजेशन श्री मथुरा वृंदावन हंसानंद गोचर भूमि इन वृंदावन. ठीक है, तो कभी कभी ये फैक्ट भी पूछे जा सकते हैं डीपली, तो हमें पता होना चाहिए. नेक्स्ट न्यूज़, तो न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं लास्ट पेज से. न्यू चाइनीज़ कमांडर ऑन एलएसी व्हाट इट मीन्स फॉर स्टैंड ऑफ. तो ये जेन जांग जुडोंग, ठीक है, जनरल जैंग जुडोंग को अपॉइंट किया गया न्यू इनकम्बेंटेंट. कहाँ पे? जो चाइना की वेस्टर्न थिएटर कमांड है, ठीक है, वेस्टर्न थिएटर कमांड WTC. बहुत ज़्यादा इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है. स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे चाइना के 2 सेंसिटिव स्टेट हैं, ठीक है, एक है जिनजियांग, दूसरा है तिब्बत. ठीक है, तो दोनों ही आपको पता है कि ये कम्प्लीटली बॉर्डर्ड है विद इंडिया, और ये क्रिएट की गई थी जब वहाँ पे जो चेंगडू और लांगजो मिलिट्री रीजन थे, ठीक है, उनके सीक्वल्स में, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है इनके लिए. ठीक है, तो इस वजह से इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है. गिवन द ऑनगोइंग स्टैंड ऑफ टेंस सिचुएशन ऑन द LAC लद्दाख सेक्टर फॉर द लास्ट 7 मंथ. तो यही चीज़ हो रही थी कि कौन रिप्लेस करेगा इनको, जेनजाओ जोंगी को, जो 65 एज में रिटायर हो जाएंगे. ठीक है, तो इनको किया गया. द नेक्स्ट, म्यूटेटेड वायरस वर्सेस टेस्ट वैक्सीन. तो यहाँ पे यही बोला गया कि जो म्यूटेटेड वायरस है, तो किस तरीके से, मतलब न्यू स्ट्रेन ऑफ वायरस जो UK में इमर्ज होकर आया है, तो इसकी जगह पे एक जो न्यू वायरस जो जिसमें म्यूटेशन देखने को मिला है, वो पर्टिकुलर कंसर्न का बना है. उसको VU1 2020-12-01 बोला जा रहा है, और इट इज़ बीइंग कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग फास्टर अमंग पीपल. ठीक है, तो इसको बोला जा रहा है कि N501Y. तो Y जनरली अमीनो एसिड जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है लेटर N से. तो यही सब बातें की गई है कि इसका मतलब वैक्सीन जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के, तो उस पर क्या असर पड़ेगा, और RT-PCR टेस्ट पे कैसा असर पड़ेगा. तो ये आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें माइन्यूट डिटेल्स हैं वायरसेस म्यूटेशंस के बारे में, है ना, तो वो देख सकते हैं. बाकी ये कि म्यूटेशन क्या होता है. म्यूटेशन मीन्स एन अल्ट्रेशन इन जेनेटिक मटेरियल. इट्स एन RNA वायरस सच SARS-CoV-2 प्रोटीन्स आर मेड ऑफ सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स. तो ये वायरस जो होते हैं इसमें 30,000 बेस पेयर्स कंटेन होते हैं, विच आर लाइक ब्रिक्स प्लेस नेक्स्ट टू ईच अदर टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर. तो अगर इसमें अल्ट्रेशन होता है इन दिस बेस कैन बी अ म्यूटेशन इफेक्टिवली चेंजिंग द शेप एंड बिहेवियर ऑफ द वायरस. तो यही सब है. बहुत बहुत सारे इसमें आर्टिकल आ चुके हैं ऑलरेडी. US प्रेसिडेंट वांट्स ईरान रिटेलिएशन आफ्टर अटैक्स ऑन एम्बेसी इन इराक. तो ये है कि अगर अभी US की जो एम्बेसी है ईरान में, तो वहाँ पे अटैक हुआ था, तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प केवल वार्न कर रहे हैं बगदाद को कि अगर एक भी अमेरिकन जो है वो किल होता है, तो आई विल होल्ड ईरान रिस्पॉन्सिबल, थिंक इट ओवर अगेन, है ना. तो बस वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है वो पता होना चाहिए बेसिकली. देन पार्डनिंग पावर वो दे रहे हैं अपने मोस्टली जो जस्ट फॉर फ्रेंड्स, है ना, जो उनके मोर ऑफ हिज अलाइज को. तो ऐसा नहीं है कि पहली बार ही कोई प्रेसिडेंट अपने लास्ट टर्म में, जब मतलब टेन्योर उनका होने वाला है समाप्त, तो पार्डनिंग पावर दे रहा है. इससे पहले भी वो सारे प्रेसिडेंट, US के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपने फ्रेंड्स क्लोज रिलेटिव्स को क्षमादान दिया था, है ना. इंडिया में किस में प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल 72 है, और गवर्नर के लिए आर्टिकल आप बता सकते हैं. ठीक है, सो इजराइल इम्पोजिंग थर्ड नेशनल कोविड लॉकडाउन, ये तो है. चाइना इन्वॉय मीट्स प्रचंडा एमिड पॉलिटिकल क्राइसिस इज नेपाल. तो जो चाइना है वो अपना इंस्टेंस बहुत तेज़ी से चेंज करता है. ठीक है, पहले तो चाइना का ये कहना था कि उनको, मतलब जो अपोजिशन पार्टी है नेपाली कांग्रेस, जो अपोजिशन है, वो एक क्या लगता है, एंटी चाइना सेंटिमेंट रखता है, ठीक है, चाइना के प्रति. और अभी उनका ये कहना है कि उनको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से मतलब नहीं है नेपाल की, उनका कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की प्रेफरेंस नहीं है. दे जस्ट वांटेड अ स्टेबल गवर्नमेंट देयर, है ना. तो स्टेबल गवर्नमेंट वो चाह रहे, इसलिए नेपाल को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो इंटरफेरेंस कर रहे हैं. वो इंटरफेरेंस नहीं कर रहे बल्कि कोऑपरेशन कर रहे हैं, ताकि वहाँ स्टेबिलिटी मेंटेन रहे. तो ये जो चाइना की जो एम्बेसडर थी नेपाल में, हुई यांग की, तो ये दोबारा से जो पुष्प कमल दहल प्रचंडा है, उनसे इन्होंने मिली और बातचीत की, है ना. तो ये सब चीज़ें यहाँ पे होती हैं, और काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस यहाँ पे चाइना का रहता है. देन 20 डेड आफ्टर माइग्रेंट बोट शिंक्स. तो ये बस लोकेशन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी लोकेशन पूछी जाती है कि ये लोकेशन न्यूज़ में थी, सिटी ऑफ सेफेक्स ये कहाँ है ना. मैच द फॉलोइंग. तो ट्यूनेशियन पोर्ट सिटी है सेफेक्स, SFAX. और ये लोग, मतलब ये माइग्रेट कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं गरीबी से, भुखमरी से, कॉन्फ्लिक्ट से अफ्रीका रीजन में एंड द मिडिल ईस्ट. तो ये अपने लिए एक अच्छी लाइफ चाहते हैं, तो इस वजह से यूरोप वगैरह जाते हैं. ठीक है, तो मेडिटेरियन टू इटालियन आइलैंड ऑफ लेम्पेडुसा, तो यहाँ पे 20 की जान चली गई थी रास्ते में. देन
ब्रेक थ्रू यूके EU अग्री ब्रेक्जिट डील, ट्रेड डील जो है हो गई है, ब्रेक्जिट इज फाइनली डन। और वी हैव टेकन बैक कंट्रोल ऑफ आवर डेस्टिनी, पीपल सेड इट वाज इम्पॉसिबल बट वी हैव टेकन बैक कंट्रोल, वी विल बी एन इंडिपेंडेंट कोस्टल स्टेट। तो ये बोरिस जॉनसन का कहना है। एंड जो उर्सुला वॉन डेर लेन है, यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट है, उनका ये कहना है कि इट वॉज अ लॉन्ग एंड वाइडनिंग road but we have got a good deal to show for it, it is fair and it is balanced deal and it is the right and responsible thing to do for both side। तो मतलब यही था कि डील हुई है, ठीक है, बिना डील के ये ब्रेक्जिट नहीं हुआ है। अब डील में ये है कि दोनों ने ही काफ़ी ज़्यादा नेगोशिएशन इस पे किए हैं, है ना, यूरोपियन कमीशन ने भी और यूरोपियन कमीशन के अलावा EU के अलावा UK ने भी, क्योंकि अभी यहाँ पे कि बहुत सारा जो एग्रीमेंट हुआ था और इट विल नॉट प्रिवेंट सम डिसरप्शन टू ट्रेड अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। तो अभी भी ये होगा कि जो ब्रिटिश एक्सपोर्ट है उसको अभी भी सब्जेक्ट किया जा सकता है सम बॉर्डर चेक्स के थ्रू, एडिंग कॉस्ट फॉर कंपनीज एंड कॉजिंग पोटेंशियल डिले एट पोर्ट्स। और बाकी ये कि 5.5 सालों के लिए मतलब उनका जो कुछ कैचमेंट एरिया है वो ब्रिटेन को भी यूज़ करने के लिए दिया जाएगा, है ना, और जो यूरोपियन यूनियन का है, तो सारी ही कंट्रीज़ को इसमें नेगोशिएशन भी करना पड़ेगा। एंड given the EU much greater size and economic muscles, its negotiators were able to insist that Britain stay aligned with the bloc in some critical respects, है ना, कि मतलब आपको कुछ कुछ तो इसको ध्यान में ही रखना पड़ेगा कि पूरी तरीके से मतलब जो बिल्कुल अलग थलग सडनली नहीं हुआ जा सकता है। तो ये है। देन जनवरी 1 से ये स्टार्ट होगा, 2016 से ये हुआ था, ठीक है। 2016 में एक रेफरेंडम हुआ था। रेफरेंडम मतलब ये होता है कि आपको येस और नो बोलना है कि आप क्या चाहते हो, है ना। तो येस और नो 2016 से फिर अब ये ट्रांजिशन पीरियड था जो जनवरी 1 तक ये पूरा हो जाएगा फाइनली। तो बस यही सब चीज़ें यहाँ पे। चाइना लॉन्चेस एंटी ट्रस्ट प्रूफ इनटू अलीबाबा ओवर मोनोपोली। तो चाइना में जो इनकी कंपनी है अलीबाबा, ठीक है, अलीबाबा के फाउंडर कौन है, जैक मा। तो चाइना ने एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की है इनके खिलाफ। और ये जो है मतलब इनका ये कहना है कि ये क्या कर रहे हैं, जो ई कॉमर्स और फिनटेक एम्पायर इन्होंने खड़ा किया है, तो यहाँ पे मोनोपोली ये करना चाहते हैं, है ना। तो वही है। देन वोडाफोन केस इंडिया चैलेंजेस रूलिंग। तो अभी जब कल ही हमने एक केस डिस्कस किया था जिसमें इंडिया को काफ़ी ज़्यादा मतलब डैमेज जो था, डैमेज रिकवरी के लिए जो पेमेंट बोला गया था परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के थ्रू जो हेग में है। तो उन्होंने ये बोला था कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिमांड अगेंस्ट द ग्लोबल ऑयल एंड गैस मेजर वाज इनकंसिस्टेंट विद द यूके इंडिया बायलैटरल ट्रीटी, ठीक है। जो BIT है यूके और इंडिया के बीच में बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, तो उसके अगेंस्ट में ये है, इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। जो कैरिन एनर्जी के था, तो उसी मतलब अभी हमको 90 डेज़ का ये नोटिस पीरियड दिया हुआ था कि 90 डेज़ में आप अपील भी कर सकते हैं वोडाफोन के केस से रिलेटेड। तो हमने वो अपील कर दी है, लेकिन वो जस्ट इसके बाद ही हुआ है ना। तो यही चीज़ है। The decision to file the appeal in a court Singapore was taken after top ranking official met with official from the Department of Telecom Ministry Finance and instructed them not to wait on the issue, one of the sources है। तो बस यही है। और इंडिया की जो डिमांड है रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स की, तो कैरिन एनर्जी इन्होंने बोला कि ये ब्रीच करती है जो फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट है ना, उसका ये ब्रीच करती है। तो ये है। देन नेक्स्ट इसमें एक आर्टिकल है एडिटोरियल, तो वो भी हम देखेंगे। सेविंग द पब्लिक यूनिवर्सिटी, तो द फर्स्ट स्टेप इज गवर्नेंस रिफॉर्म फॉर मोर ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो यहाँ पे मतलब किस तरीके से जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है उस सब के बारे में बात की गई है, यूनिवर्सिटी के इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में। सो अगर हम बात करें तो 55 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं इंडियन एकेडमिक सिस्टम में, और ईच ऑफ 55 सेंट्रल यूनिवर्सिटी इज गवर्नड बाय अ सेपरेट एक्ट, है ना। और डिफरेंट डिफरेंट क्या है इनके ब्रॉड स्ट्रक्चर ये फॉलो करती हैं। तो अगर हम विजिटर की बात करें तो वो कौन होते हैं, विजिटर यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। और इनके बिहाफ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होती है वो रिकमेंड करती है इमिनेंट सिटीजन्स को एज द चांसलर, ठीक है। चांसलर होता है इसमें। उस इनका जो रोल होता है वो सेरेमोनियल रोल होता है कि किसी इनॉग्रेशन में चले जाना, कहीं पे साइन कर देना। और उसके बाद जो फिर ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होती है, इसमें क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में काफ़ी सारे
एक सर्च कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है, ठीक है। फिर सर्च कमेटी जो होती है मल्टीपल कैंडिडेट से, कैंडिडेट 1, कैंडिडेट 2, कैंडिडेट 3, तो इनके जो इंटरव्यू है 4, 5, 6 है ना, तो सब कुछ वो लेती है मल्टीपल कैंडिडेट। फिर 3 कैंडिडेट्स फाइनल सेलेक्ट होते हैं फ्रॉम द लिस्ट, देन द गवर्नमेंट पिक्स अ वीसी। इस तरीके से इनमें से फिर एक जो आता है वाइस चांसलर आता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट प्रोसेस होती है, और टेक्निकली हम बोलें तो ये गवर्निंग काउंसिल होती है यूनिवर्सिटी की। और इसमें जो होता है नॉमिनीज होते हैं अलग अलग जगह के स्टेक होल्डर्स, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, फैकल्टी, स्टूडेंट, सिटीजन। तो यूनिवर्सिटी ये काम करती है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी जो है वाइस चांसलर के द्वारा चेयर की जाती है, हु ऑल्सो अपॉइंट्स द रजिस्टर। तो थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेट सा लग रहा होगा आपको, वैसे मैंने सिंपल लैंग्वेज में बता दिया किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे मेनली जो बात की गई है गवर्निंग काउंसिल के बारे में बात की गई है, कि इसका मतलब जो वाइस चांसलर है उसके सिलेक्शन में कोई भी रोल नहीं है। और ये अगर इनकी जो मीटिंग होती है वो भी टिपिकली एक बार होती है, साल में एक बार। और इसमें भी कुछ डिसीजन अगर ये बना लेते हैं, कुछ डिसीजन फॉर्म हो जाता है मीटिंग में, तो उसको चमत्कार बोल सकते हैं, मिरेकल, है ना। सिंस द जीसी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉल्ड द सीनेट फॉर एग्जांपल 475 मेंबर्स, तो ये मिलते नहीं है, ये सब चीज़ यहाँ पे बोली गई है। और गवर्निंग काउंसिल जो है ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी आईआईटीज एंड ऑल अदर सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स नीड्स टू बी रिस्ट्रक्चर्ड, है ना, बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो इसको रिस्ट्रक्चर्ड करने की ज़रूरत है। और मोस्ट एमिनेंट एल्यूमनी ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन मस्ट बी ब्रॉट ऑन देयर बोर्ड्स, क्योंकि अगर हम पहले बात करें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, तो वो भी एक सरकारी इंस्टीट्यूट ही था, सरकारी यूनिवर्सिटी थी, लेकिन बाद में इतना इफेक्टिवली उसमें काम हुआ, उसमें जो नए नए लोग थे वो न्यू जो दे ब्रॉट डायनेमिज्म, ओवरसाइट एंड रिसोर्सेज, एंड द क्रिएशन ऑफ अ जर्नी टू वर्ल्ड क्लास स्टेटस बिगेन विद द गवर्नेंस रिफॉर्म। तो गवर्नेंस रिफॉर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे एक अच्छी कोट यहाँ पे दी गई है, द वेरियर पोएट रहीम who knew a lot about administration famously said, एक साधे सब सधई, सब साधे पट जाए, रहीमन मूल ही सींचिए, फूल फले अघाई। So if you accomplish one big thing, everything gets accomplished, but if you try and fix everything at once, कि आप एक ही बार में आप कोशिश करें कि सब चीज़ मैं एक ही साथ कर दूँ, फिक्स कर दूँ, so then nothing gets fixed, कुछ भी फिक्स नहीं हो पाएगा। As in plants water the roots and the whole plants prosper, yields flowers and fruits। तो इसी तरीके से क्या करना चाहिए, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती हैं और जो आईआईटीज़ होते हैं और जो दूसरे पब्लिक इंस्टीट्यूशन हैं, उनको सबको मिलके मतलब क्या करना पड़ेगा, अलग अलग अपने तरीके से ग्रो करना पड़ेगा। वी नीड टू रिफॉर्म देयर गवर्नेंस, देयर इज़ नो टाइम टू वेस्ट, ठीक है। तो गवर्नेंस पे फोकस किया गया मेनली। एंड थैंक यू फॉर नथिंग, तो ये मैंने बस टाइम वेस्ट किया है इस आर्टिकल को पढ़ने में, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा कि 10 मंथ कैसे रहे और क्या क्या हमने सीखा। वर्क फ्रॉम होम हो रहा है तो हमको ड्रेसअप वगैरह की ज़रूरत नहीं है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, है ना। फिर भी अगर जूम कॉल वगैरह मीटिंग होती है तो हमको तो तैयार तो होना ही पड़ता है ना। एंड योर चिल्ड्रन आर एट होम, यही सब बातें तो ये आप पढ़ सकते हो, 2020 कोविड शैडो न्यू ईयर लाइट। और यहाँ पे जो है माई स्कूल वर्सेस योर स्कूल, तो ये पहली बार मतलब ऐसा देखने, मतलब इससे पहले भी होता रहा होगा, बट अभी मोस्ट मतलब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऐसा देखने को मिल रहा है कि एजुकेशन को लेके पॉलिटिक्स हो रही है। और जब पॉलिटिक्स होती है किसी भी चीज़ को लेके, तो उससे बेनिफिट ही मिलते हैं, है ना। अगर जैसे हम बात करें तो जो यूपी के बेसिक एजुकेशन मिनिस्टर हैं, क्या नाम है उनका, सतीश द्विवेदी है शायद, सतीश द्विवेदी। तो इन्होंने ट्विटर पे पोस्ट किए अपने स्कूल की जो फोटोग्राफ्स हैं वो, कि इस तरीके से हमारे जो सरकारी स्कूल है वो आप देख सकते हो, है ना, और मैच कर सकते हो और यहाँ विजिट कर सकते हो। किसको चैलेंज किया, जो दिल्ली में जो एजुकेशन मिनिस्टर डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, ठीक है। तो वो वहाँ पे गए, लेकिन उन्होंने बीच में लखनऊ में उनको रोका, और यूपी पुलिस ने रोका उनको सर्वे करने से। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं कि मनीष सिसोदिया टू विजिट गवर्नमेंट स्कूल्स इन यूपी टू सी द क्रेडिट वर्थी स्टेट फॉर हिमसेल्फ, है ना। तो अब जैसे उन्होंने फोटो वोटो पोस्ट की, तो एक तरह से कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों में कुछ काम हो रहा होगा, और अगर नहीं हो रहा है तो वहाँ पे और अच्छा करेंगे। तो ये हमारी सोसाइटी को एक बेनिफिट ही देगा, अगर इसको लेके भी पॉलिटिक्स चल रही है ना। अभी क्या होगा कि यूपी में असेंबली पोल्स होंगे 2022 में। तो यहाँ पे अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया था कि हम भी क्या करेंगे, कंटेस्ट करेंगे 2022 का जो पोल होगा यूपी में, तो वो भी करेंगे। तो उसके बाद से ये पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई है। एंड ऑप्टिक साइड, देयर इज़ नो बेटर टाइम देन दिस पेंडेमिक स्ट्रक हियर टू मेक एजुकेशन अ मैटर ऑफ वर्थ फाइटिंग ओवर, है ना। तो सही है जो हो रहा है। और अगर हम बात करें, क्राइसिस लाइकली टू बी मोर एक्यूट इन नॉर्दर्न स्टेट में बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये क्राइसिस है, और हम सदर्न स्टेट से पीछे ही हैं, है ना। प्रोविजन ऑफ
पब्लिक स्कूलिंग। फॉर इंस्टेंस अगर बात करें नीति आयोग की जो स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स है SEQI 2019 में, तो यूपी जो था बॉटम में था, राइट एट द बॉटम ऑफ द लार्ज स्टेट। एंड ASER जो रिपोर्ट थी 2006 टू 2014 की, उसमें भी ये बोला गया कि जो यूपी के गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे हैं उनके रीडिंग लेवल्स भी मतलब काफ़ी लो हैं, है ना। तो ये जोग्राफिकल डिवाइड है जो लर्निंग आउटकम है उस मतलब ये क्यों है, क्योंकि एक तरह से जो हिस्टोरिकल इन्वेस्टमेंट होता है पब्लिक स्कूलिंग में, तो केरला कर्नाटक तमिलनाडु में काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है कंपैरेटिव टू मतलब नॉर्दर्न स्टेट, ठीक है। तो सदर्न इंडियाज हेड स्टार्ट इन एजुकेशन ऑर्गुबली इज ऑल्सो थैंक्स टू अ लार्जर मोर इफेक्टिव पॉलिटिक्स ऑफ सोशल जस्टिस। और एजुकेशन ये बोला गया है कि उत्तर प्रदेश दिल्ली एन एक्सचेंज ऑफ रिपार्टी बिटवीन देयर मिनिस्टर माइट सर्व दे ब्रिंग एजुकेशन सम वेलकम पॉलिटिकल अटेंशन, है ना। पॉलिटिकल अटेंशन मिल रही है तो काफ़ी ज़्यादा ये सही है एक तरह से। देन यहाँ पे जो आर्टिकल है बरी द लेगेसी, तो गवर्नमेंट शुड अबाइड बाय आर्बिट्रेशन पैनल वर्डिक्स इन वोडाफोन एंड कैरिन केस एंड रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। तो अभी यही है कि 2014 में जब इलेक्शन मैनिफेस्टो था तो बीजेपी ने कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट को अटैक किया था कि आप टैक्स टेररिज्म को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हो, एक तरह से कंट्री में आप अनिश्चितता को क्रिएट कर रहे हो, अनसर्टेनिटी को क्रिएट कर रहे हो, है ना। विच नॉट ओनली नेगेटिवली इम्पैक्ट्स द इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। अब इससे क्या होता है, अब जब अनसर्टेनिटी का माहौल पैदा होता है तो उससे जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट होता है वो एक तरह से उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है ना। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बचते हैं इन्वेस्टमेंट करना है ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ पे मेनली जो रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स जहाँ पे होता है टैक्सेशन, है ना। मैंने कल भी बताया था कि जैसे कोई आप आज कल के जो टैक्स था, टैक्स कोई भी लॉ था, है ना, उसमें आपको पता चल गया कि कुछ उसमें खामियां हैं, गलतियां हैं, तो आप आज में एक लॉ बना के उसमें कुछ अमेंडमेंट करके और फिर इसको क्या कर दो, आप बाईपास कर दो, है ना। तो इस तरीके से हमारी सरकारें मतलब किया था। अब जैसे यहाँ पे मेंशन है, अरुण जेटली ने तो इसको बोला था कि क्या ये सही नहीं है, टैक्स टेररिज्म को बढ़ावा देता है ये। लेकिन 2012 में जब सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन केस में बोला था इंटरप्रिटेशन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 कि ये करेक्ट है, लेकिन उस टाइम पे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे प्रणब मुखर्जी, तो इन्होंने क्या किया, रूल प्रपोज करके और ये बोल दिया जो फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट करके कि टैक्स डिपार्टमेंट को पार है रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स की, सच डील्स है ना, इन सारी डील्स में उनको पार है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये है। और तो ये है कि 6 years later the signal that inment suggests that rather than ushering a non-adversarial and conducive tax environment, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इज continuing with the highly contentious policy of the यूपीए गवर्नमेंट। तो यूपीए गवर्नमेंट की जो हाईली कंटेंशियस पॉलिसीज थी उन्हीं को वो कंटिन्यू कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ने दोबारा से अभी इस वाले केस के बाद सिंगापुर सीट जो है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की, तो वहाँ पे इस जजमेंट को चैलेंज किया है वोडाफोन के रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन केस को। एंड द गवर्नमेंट मूव कम्स अ डे आफ्टर इट लॉस्ट द आर्बिट्रेशन ऑफ केयर एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 1.2 बिलियन डैमेज पे करना पड़ेगा इनको, है ना, जो हम टैक्स मतलब यही सब है। तो इसमें यह है कि इन्वेस्टर्स के लिए सही नहीं है ये, उनको मतलब एक तरह से ये वार्न करेगा कि हाँ आप टैक्स ना ही करें तो बढ़िया है, मतलब इन्वेस्टमेंट ना ही करें तो सही है। देन पॉलिसी ऑफ सेंट्रल मॉडल, तो ये बोला गया है कि जो करिकुलम मॉडल है एट द नेशनल लेवल डजेंट डू जस्टिस टू स्टेट और लोकल लेवल्स प्रॉब्लम इश्यूज। अब जो एक तरह से यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है, विकेंद्रीकरण की, ठीक है, एजुकेशन में मेनली। अब रिसेंटली जो AICTE है, अब जैसे बहुत सारी नोडल एजेंसी होती हैं जो रेगुलेट करती हैं इंस्टीट्यूशंस को, है ना। तो अगर हम इंजीनियरिंग स्टडीज़ की बात करें तो उसको कौन नोडल एजेंसी रेगुलेट करती है, AICTE, जो किसके अंतर्गत आती है, यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स लिखा हुआ है इन्होंने, एजुकेशन मिनिस्ट्री, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। और इन्होंने अभी ये बोला है कि एक स्कीम है जो सपोर्ट करेगी राइटिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग टेक्स्ट बुक इन 21 रीजनल लैंग्वेज, है ना। तो ये है, तो 21 रीजनल लैंग्वेज में राइटिंग, आप जो टेक्स्ट बुक है इंजीनियरिंग की तो उसको आप लिख सकते हो। लेकिन ये बोला गया है कि टेक्स्ट बुक शुड प्रेफरेबली बी ऑफ फॉर अ कोर्स इन द AICTE नेशनल मॉडल करिकुलम। लेकिन ये जो मॉडल फॉलो करेंगे वो AICTE का नेशनल मॉडल करिकुलम फॉलो करेंगे, जो कि नाउ इट इज़ वेल नोन दैट इज़ द मॉडल करिकुलम इज़ नॉट वेरी रिलेवेंट। अब रिलेवेंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप नेशनल लेवल का कर रहे हो, अब रीजनल लेवल के तो अलग अलग इशू भी होते हैं ना, और अलग लैंग्वेज होती है, सारी चीज़ें अलग होती हैं। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि रीजनल कंटेंट की यहाँ पे बात नहीं कही गई है। 10 दिन न्यूसेंस फॉर इरीगेशन इन महाराष्ट्र। और जैसे अगर हम बात करें जो बेसिक प्लानिंग फ्रेमवर्क है
है ना, पटकारीज जो कैनल ऑपरेटर्स होते हैं, और जो वर्किंग्स ऑफ पानी वापर संस्था है, वाटर यूज़ एसोसिएशन है, तो ये सब अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से काम करते हैं। और इसी तरीके से क्या होता है, इंजीनियरिंग में भी आप यही सब चीज़ें कर रहे हो कि जो मतलब पढ़ाया जाता है वो प्रैक्टिस में नहीं होता है। तो एक ये इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी क्राइसिस है कि एम्प्लॉयबिलिटी जो क्राइसिस है इसी वजह से होती है कि जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो नहीं समझाई जा रही हैं, है ना। और वो यही है कि लोकल चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दिस स्कीम कुड हैव बीन एन अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस दिस लैकुना इफ इट वर टू रिलैक्स द एडहेरेंस टू द मॉडल करिकुलम, है ना। तो ये चीज़ बोला गया है। और सेकंड प्रॉब्लम यहाँ पे बोली गई है कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो स्टेट आर नाउ वेयर इन द पिक्चर, है ना, अब आए हैं वो पिक्चर में। और इससे पहले इनको भी मतलब इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती थी। फर्स्टली यूनिवर्सिटी हैव देयर ओन करिकुलम विच एफिलेटेड कॉलेजेस फॉलो, दीज आर यूजली वेटेड बाई पीयर्स विद इन द सिस्टम। तो ये है कि एक मतलब अगर स्टेट की बात करें तो वहाँ पे स्टेट को ज़्यादा नॉलेज होगी उनके रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में, लोकल डिपार्टमेंट्स किस तरीके से वहाँ पे काम करता है, रैदर देन AICT का जो मॉडल नेशनल करिकुलम है उससे ज़्यादा। तो यहाँ पे यही चीज़ है। द फैक्ट इज़ दैट सच ऑर्बिटरीज इज रूटीन फॉर MHRD एंड ऑल्सो द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर हम ग्रांट्स की बात करें तो यहाँ पे भी जो इंडिविजुअल फैकल्टी मेंबर को ग्रांट किया जाता है ना, जो हायर पोजीशन पे रहते हैं, जिनका नाम ज़्यादा होता है, उनको ही फंड दे दिया जाता है सीधे सीधे। तो दिस स्टेट डिपार्टमेंट फ्रॉम एजुकेशन टू इंडस्ट्री कैन नॉट कन्वे देयर प्रायोरिटीज और इंटरेस्ट। मोर ओवर मोस्ट ऑफ द ओपन एंडेड फंड्स आर अवेलेबल एट द सेंटर। और जो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है DST का, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी का, कि इनका जो फंड था उसको एक्सीड किया गया था 4000 करोड़, है ना। महाराष्ट्र ने ऑपरेट किया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी बजट अबाउट 60 करोड़, लेकिन जो एजेंडा था हायर एजुकेशन एंड साइंस इज सेट एट द सेंटर। तो इसके मतलब स्टेट में इतना ज़्यादा इनोवेशन जो थे ये सब नहीं हो पाए। तो यही सब चीज़ें बोली गई हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए इन सब चीज़ों का। और क्योंकि जो ये सारे जो लोकल एक्सपर्ट हैं और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लोकली अगर पब्लिश्ड हो तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसकी रहेगी। एंड व्हाट इज़ टू बी डन, वी मस्ट एक्सेप्ट दैट स्टेट्स वर नेदर बॉर्न इक्वल, है ना। सभी स्टेट्स जो हैं अलग अलग हैं, ना ही वो डेवलपमेंटल ट्रैजेक्टरी में सिंपल है। और बाकी ये कि सेंट्रलाइज जो सिस्टम है वो एक मतलब ब्रोकन, उसको मतलब उसको ब्रेक डाउन करना चाहिए। और दूसरा ये है कि बाकी सारे जो हायरार्की है ना, जो हमारे यूथ हैं, और वी नीड अ मोर अकाउंटेबल एंड सेंट्रलाइज सिस्टम। बस ये कि हमको एक अकाउंटेबल सिस्टम चाहिए। एंड powers of MHRD, its institutions and the funds available with DST to the states को ज़्यादा फंड प्रोवाइड करने चाहिए। तो यही है। नेक्स्ट, MEA, इंडिया चाइना एग्री नेक्स्ट राउंड ऑफ मिलिट्री टॉक शुड बी हेल्ड सून। तो ये तो स्टेट फर्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन रेडी टू ओपन, ठीक है। उत्तराखंड में एक उत्तराखंड फर्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली जो पुलिस स्टेशन है विच हैज़ बीन डेवलप्ड ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द दलनवाला पुलिस स्टेशन प्रीमिसेस इज़ रेडी फॉर ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये है, चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये बोला है, मतलब इनॉग्रेट करेंगे ये, अभी वो होम आइसोलेशन में है उसके बाद। तो इसको बोला गया द बाल मित्रा पुलिस थाना हैज़ बीन डेवलप्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ उत्तराखंड चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन एंड सपोर्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन गिविंग द प्रीमिसेस चाइल्ड फ्रेंडली लुक, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है ताकि बच्चों को मतलब वहाँ पे वो खुल के बातचीत कर सके, उनके साथ क्या हुआ है और किसने क्या किया है। तो ये है। So on January 1st every day Dalits mainly from Ambedkar Mahar, ठीक है, Ambedkarite Mahar community visit the Jai Stambha, a war memorial है ये, erected by the British in memory of soldiers who fought against Peshwa in the Battle of Koregaon Bhima। तो 2018 में इवेंट को मतलब क्लैशेस हुए थे यहाँ पे और एक पर्सन की भी डेथ हो गई थी। तो अभी ये बोला है, कलेक्टर ने ऑर्डर दिया है कि अंडर सेक्शन 144 नो आउटसाइडर अलाउड एट जय स्तंभ ऑन January 1st, ठीक है। तो भीमा कोरेगांव जो बैटल की एनिवर्सरी मनाई जाएगी तो वहाँ पे कोई भी इसमें अलाउ ऐसे नहीं कर सकता है, केवल जिसके पास होगा वही अलाउ कर सकते हैं। PM टू लॉन्च DFC सेक्शन इन UP। तो DFC क्या है, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, दिसंबर 29 को इनाग्रेट करेंगे, ठीक है। 351 किलोमीटर जो है खुर्जा भोजपुर, ठीक है, कानपुर सेक्शन ऑफ द ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स रेडी एंड नेसेसरी ट्रायल्स एंड टेस्टिंग हैव ऑलरेडी बीन कंक्लूडेड। तो ये है। एंड PM विल ऑल्सो अनवेल द स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर इन द ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट
कॉरिडोर, ठीक है, ये प्रयागराज में बेस्ड है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे करेंगे। एंड जो ये 68 लेवल क्रॉसिंग हैव बीन एलिमिनेटेड इन दिस स्ट्रेच एंड 414 माइनर ब्रिजेस, 7 रेलवे फ्लाईओवर्स, टाटा एलडेसा जेवी, ठीक है, इनका ये जॉइंट वेंचर है, वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिविल कंस्ट्रक्शन वाइल एल्स्टॉम हैज़ डन द सिस्टम वर्क, तो ये भी है। देन पीएम एट विश्व भारती टैगोर विजन इज एसेंस ऑफ आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे एड्रेस कर रहे थे गैदरिंग ड्यूरिंग द सेटेनरी सेलिब्रेशन ऑफ विश्व भारती यूनिवर्सिटी, तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और यहाँ पे ये बोला कि गाइडेड बाय गुरुदेव टैगोर विश्व भारती प्रेजेंटेड अ स्ट्रॉन्ग इमेज ऑफ इंडियन नेशनल सेंटिमेंट ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस, और ये जो विश्व भारती है ये फाउंड की गई थी टैगोर के द्वारा 1921 में इन शांति निकेतन। विश्व भारती इज द country's oldest central university. It was declared a central university and institution of national importance by an act of parliament May 1951, ठीक है, मई 1951 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू इसको नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूशन घोषित किया गया था, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, कंट्री की ओल्डेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन विच चालान बुक फॉर किड्स एमसीजी होप्स टू इम्पार्ट लेसन्स टू क्लीनलीनेस, तो ये सैनिटेशन कैप्टन्स भी नेम से ये होगा, मतलब ये क्या कर सकते हैं, चालान कर सकते हैं फैमिली मेम्बर्स का भी, अगर वो फैमिली मेम्बर्स रूल्स को वायलेट करते हैं, जैसे प्लास्टिक कैरी बैग्स हैं, है ना, उनको कैरी करते हैं, और सेग्रीगेट नहीं करते हैं वेस्ट को, थ्रोइंग वेट वेस्ट इनटू द ड्राई, है ना, जबकि ड्राई वेस्ट को अलग करना चाहिए, वेट वेस्ट को अलग करना चाहिए। फैमिली सैनिटेशन चालान बुक यूजिंग विच चिल्ड्रन विल बी एबल टू पेनलाइज देयर रिलेटिव्स, ठीक है, तो ये है। एंड देन यहाँ पे पीएम टू फ्लैग ऑफ कंट्रीज फर्स्ट एवर ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन ऑन दिसंबर 28, तो ये नरेंद्र मोदी फ्लैग ऑफ करेंगे द ड्राइवरलेस ट्रेन सर्विस ऑन द 37 किलोमीटर मेजेंटा लाइन, ठीक है, मेजेंटा लाइन जनकपुरी वेस्ट से बॉटनिकल गार्डन वाली को बोला जाता है, ऑन दिसंबर 28, एंड विल ऑल्सो बी लॉन्चिंग द फुली ऑपरेशनल नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड फॉर ट्रैवल, 23 किलोमीटर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन होगी जो न्यू दिल्ली से द्वारका सेक्टर 21 के लिए, और many condition that will have to fulfilled by the metro before introducing the completely UTA क्या है, अनटेंटेड ट्रेन ऑपरेशन, ठीक है, तो टेक्निकल टर्म यूज टू डिस्क्राइब द फाइनल स्टेज ऑफ ड्राइवरलेस सर्विसेज, तो इसमें जो CMRS है उन्होंने नोट दे दिया है कि UTO लॉन्च करेगा ये, है ना, और DMRC है engaged a consultant consortium of सिस्ट्रा MVA and सिस्ट्रा फ्रांस फॉर इंस्पेक्शन एंड रिव्यू ऑफ सिस्टम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ UTO ऑपरेशन, तो ये है, और ये जो रिपोर्ट है वो सबमिट की जाएगी CMRS को, ठीक है, CMRS को रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। CMRS क्या है, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। देन यहाँ पे ये क्या, आउटरीच एज IIM अहमदाबाद टू रेज आइकोनिक डॉम्स डिजाइंड बाय लुइस खान, तो लुइस खान ने डिज़ाइन किया गया था, उसको ही ब्रिंग डाउन करने की बात हो रही थी कि इसको मतलब क्या करेंगे, स्टूडेंट्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उसको उसकी जगह पे एक न्यू बिल्डिंग बनाने की बात की जा रही थी, है ना, तो इसको बोला जा रहा है वर्ल्ड फाइनेंस आर्किटेक्ट्स ऑफ द 20th सेंचुरी, खान इज नोन टू क्रिएट पावरफुल एंड इवोकेटिव कंपोजिशन ऑफ जियोमेट्री इन स्पेस, एंड IIMA कैंपस अहमदाबाद कैंपस इज अ कोरियोग्राफी ऑफ फॉर्म लाइट एंड शेडो इन ब्रिक, सो खान हु फर्स्ट केम टू इंडिया 1962 में ये इंडिया में आए थे, इनको इन्वाइट किया गया था, जो IIM अहमदाबाद के फाउंडर हैं डायरेक्टर विक्रम साराभाई, एज कंसल्टेंट फॉर द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, ठीक है, एंड हिज बिल्डिंग ऑफ पोइज फ्यू कुड अचीव एट द टाइम, तो साल्क इंस्टीट्यूट जो कैलिफोर्निया में है, किम्बल म्यूजियम टेक्सास में है, एंड द फिलिपिस एक्सटेयर एकेडमी लाइब्रेरी एंड डाइनिंग हॉल इन न्यू हैम्पशायर में है, तो ये सारे इन्होंने इनके द्वारा मतलब ये हैं डिज़ाइन किए गए हैं, और यही सब है कि यहाँ पे इसी वजह से जो हैं मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको हेरिटेज कैंपस के नाम से भी बोला जाता है, डिज़ाइन बाय लुइस खान ऑन द ओल्ड कैंपस, है ना, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।